Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe. आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है। यदि A और I हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं एवं A स्क्वायर इक्वल के A माइनस 2I हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे पास A का व्यू दिया हुआ है और I तो हमें पता है कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ए स्क्वायर इक्वल के माइनस 2i उसने एक इक्वेशन दी हुई है तो हमें के का मान ज्ञात करना है। यानी कि मैं इस सब में रखूंगा तो मेरे पास के की कोई वैल्यू आएगी जो मुझे बतानी है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ए स्क्वायर की। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ए की मल्टीप्लाई ए से, जैसे मैंने इससे लास्ट वीडियो में करके दिखाया था, तो ए की मल्टीप्लाई ए से तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, फिर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 12 माइनस 8 4 और माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जो इक्वेशन गिवन थी उसमें रख देते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये होगा, ए स्क्वायर इक्वल के इंटू ए माइनस 2 इंटू आई। ए स्क्वायर एज इट इज रहा, ए में के की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ऐसे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई तो 2 2 बाकी सब 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 माइनस 2 4 माइनस 4 एज इट इज रहा। यहाँ पर नेगेटिव का साइन है इसलिए इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 3k में से 2 माइनस होगा तो 3k माइनस 2, माइनस 2k में से 0 माइनस होगा, 4k में से 0 और माइनस 2k में से माइनस 2। नाउ देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। तो बताया था कि जब दो मैट्रिक्स के समान अवयव होंगे, समान हमारे पास कोटि के होंगे, तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं संगत अवयवों को समान रखने पर, संगत अवयवों को समान रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल होगा 3k माइनस 2k, माइनस 2 इक्वल होगा माइनस 2k माइनस 0k। देखिए वैसे तो मुझे k की वैल्यू निकाल ली तो मैं किसी भी एक एलिमेंट को इक्वल रखूंगा k की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा डाउट होगा। वैसे तो आप चारों ही क्वेश्चन से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन मेरा करेक्ट है। तो मैं यहाँ फिर भी दो इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। 1 इक्वल 3k माइनस 2, तो यहाँ से क्या होगा 3k, ये माइनस 2 3k इक्वल रहा और माइनस 2 साइड जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 हो गया और 3 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू 1 आ गई। फिर नेक्स्ट इक्वेशन थी कि माइनस 2 इक्वल होगा माइनस 2k के, तो यहाँ से माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल 1। देखिए दोनों से ही k की वैल्यू 1 आती है, तो बाकी दो से आप निकाल सकते हैं तो k की वैल्यू इक्वल ही आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। यदि a इक्वल 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, 2x2 का है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा होगा। ये प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेंदी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था 2x2 का हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इसकी कैलकुलेशन को मैं tan अल्फा बाई 2 को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मान लेते हैं, माना tan अल्फा बाई 2 इक्वल टी ले लिया हमने यहाँ पर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टी ही मान के करें, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना ही अंतर आएगा। हम जानते हैं, देखिए अब मेरे पास जो प्रूव करना है वो कोस अल्फा साइन अल्फा है, तो अगर मैंने tan अल्फा बाई 2 को टी से रिप्लेस किया है तो मेरे पास इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू भी निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ 10। साइन अल्फा का फॉर्मूला होगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ जितना एंगल होगा उसका हाफ यहाँ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास t गिवन है, तो 2t होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 यानी कि t स्क्वायर, तो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हो गया। नाउ कोस अल्फा की बात करें तो कोस अल्फा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, विच इज इंप्लाइज दैट 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू t है तो t स्क्वायर और होल अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। मुझे सभी की वैल्यूज मिल गई है इन टर्म्स ऑफ t। नाउ ए की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास था 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, यहाँ पर
tan अल्फा बाई 2 को t से रिप्लेस करते हैं, तो 0 माइनस टी, टी और 0। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ किस किस की चाहिए थी। एक तो मुझे i माइनस ए की वैल्यू चाहिए और एक i प्लस ए की। मैं पहले ही दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेता हूँ। i माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, तो 1 0 0 1 माइनस ए मेरे पास ये मैट्रिक्स अब जो बन के आया है, तो 0 माइनस टी, टी 0 माइनस कर लेते हैं। देखिए 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, 0 में से माइनस का t माइनस होगा तो प्लस का t हो जाएगा, और 0 में से t माइनस होगा तो माइनस का t हो जाएगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। ये मेरे पास i माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि i प्लस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो i प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए है। i प्लस ए में हमारे पास i की वैल्यू 1 0 0 1 और प्लस a की वैल्यू 0 माइनस टी, टी 0 ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस का t, माइनस का t, 0 प्लस टी, टी 1 प्लस 0 1। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। i माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा है। i माइनस ए की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, क्या थी 1 t माइनस टी 1। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की, कोस अल्फा साइन अल्फा की। देखिए कोस अल्फा का मैंने अभी वैल्यू निकाली थी, क्या 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू निकाली थी हमने 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेगेटिव था तो नेगेटिव एज इट इज आ गया। ऐसे ही साइन अल्फा की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और कोस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सभी की वैल्यूज रख दी थी हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस t की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो देखिए 2t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहा। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये एज इट इज रहेगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस t की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो t की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों में हो जाएगी। t की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो t माइनस टी स्क्वायर के साथ t की क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर वही रहा। फिर माइनस टी की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, तो क्या फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस फिर हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर वही रहा। फिर माइनस टी की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ रहेगी तो ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो ये होगी। देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों का एलसीएम इक्वल है, तो मैं ऊपर इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। 1 तो एज इट इज रहेगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, हमारे पास प्लस का टी स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पर माइनस का 2t और ये प्लस का t, तो माइनस का t बचेगा, माइनस 2t प्लस टी माइनस का t, माइनस टी क्यूब एज इट इज अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम इक्वल है सभी में। फिर यहाँ पर आ जाते हैं माइनस टी प्लस 2t, तो प्लस का t बचेगा तो प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो हमारे पास प्लस का t स्क्वायर बचेगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल होता है, हमारे पास ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ से कॉमन आ सकता है, माइनस टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो हम कैंसिल तभी करेंगे जब पूरा का पूरा ही कैंसिल होगा। ये एज इट इज रहा, यहाँ से मैंने माइनस टी कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचता है, प्लस यहाँ से t का स्क्वायर बचेगा होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ से t कॉमन लूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये एज इट इज रहा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो क्या बचता है, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से माइनस टी, यहाँ से प्लस टी और यहाँ से 1, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के 2 बॉन्डों में निवेशित करना चाहता है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करने के लिए किस प्रकार से बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो और 2,000 रुपये हो। तो देखिए 2 पॉइंट गिवन है, एक बार मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा और एक बार इसके लिए सॉल्व करूंगा। कहा क्या गया है कि कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपये हैं जिसे उसे 2 अलग अलग बॉन्ड में निवेश करने हैं जहां से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो उसने कहा कि कितना कितना बॉन्ड में उन दोनों में पैसा अलग अलग इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो ब्याज मिले वो 1800 मिले और एक बार 2,000 रुपये मिले। तो सबसे पहले पॉइंट ए की बात करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि 30,000 रुपये के हमने 2 भाग किए, पहला भाग हमारा x रुपये रहा और दूसरा 30,000 माइनस x हो जाएगा। मैं x को इसमें से माइनस कर दूंगा, दूसरा मुझे पार्ट मिल जाता है। अब इसको जो बात आती है, मुझे आव्यूह गुणन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब आव्यूह गुणन विधि से करना है तो मुझे इसका आव्यूह बनाना पड़ेगा, और आव्यूह बनाने में बेटे बहुत ध्यान रखना कि आव्यूह इस तरीके से बने कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि ये 1800 भी एक आव्यूह ही बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं, जो हमने दो भाग किए, तो आव्यूह ए मान लेता हूँ मैं उसे। पहला भाग हमारा x, दूसरा भाग हमारा 30,000 माइनस x से व्यक्त करते हैं। मैंने इसको एक आव्यूह बना दिया। देखिए इसमें एक रो है, दो कॉलम है। यहाँ पर मैंने इसको इसी रूप में क्यों लिखा ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। अगर मैं इसको चाहता तो मैं इसको एक कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको रो की फॉर्म में लिखा है। हम इसको x और 30,000 माइनस x ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या उससे क्या होगा, क्या मेरा आंसर आएगा या नहीं, वो हम आगे चेक करते हैं। तो देखिए ब्याज दर हमारे पास कितनी है, पहले पर 5% है, यानी कि 5/100, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0.05 आ जाएगी, और दूसरे पर 7% है, यानी कि 7/100, तो 0.07 है, जिसको मैंने आव्यूह आर के रूप में ऐसे कॉलम के रूप में हमने उसको लिख लिया। 0.05 और 0.07 से व्यक्त करते हैं। तो कुल ब्याज क्या होगा, कुल ब्याज क्या होगा भाई, पहले पर मुझे 5% मिलता है, दूसरे पर मुझे 7% का ब्याज मिल रहा है। मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1800 रुपये के बराबर। तो मैं पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ के वो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो कुल ब्याज बराबर 1800 रुपये दिया हुआ है। कुल ब्याज क्या होगा, ए आर, यानी कि ए और आर की मल्टीप्लाई करने पर वो 1800 के बराबर रखा जाएगा। तो ए आर देखिए, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, इक्वल 1800। एक आव्यूह बन गया 1/1 का। अब देखिए बेटा यहाँ पर बात आती है समझने की कि हमने इनको ऐसे ही क्यों लिखा था। मेरे पास जो आव्यूह गिवन है, जो 1800 रुपये जो ब्याज दिया, तो वो 1/1 का एक आव्यूह बनता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आना चाहिए इनकी मल्टीप्लाई करके, एडिशन करके, वो भी 1/1 का ही होना चाहिए, तभी मैं इसके साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ। अगर इन दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर इनकी कोटि बढ़ जाती है, 1/2 बन जाती है, 2/1 बन जाती है, तो मैं इसको इसके इक्वल नहीं रख सकता, क्योंकि मैं पहले ही पता है कि दो अवयवों की तुलना तभी कर सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास पूरा एक एलिमेंट बनता है, यानी कि 1/1 का अवयव बन जाएगा। अगर मैं इसको किसी और फॉर्म में लिखूं, आप इसको इधर लिखें उसको उधर लिखें, तो ये यही 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा और मेरा आंसर नहीं आ सकता। इसलिए हमने पहले मैट्रिक्स को एक रो फॉर्म में लिखा और दूसरे मैट्रिक्स को एक कॉलम की फॉर्म में लिखा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 0.05 के साथ प्लस 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 0.07 के साथ। तो देखिए ये दोनों ने मिलके एक एलिमेंट बनाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इक्वल हो गया 1800 के। 1/1 का मैट्रिक्स बना, यही 1/1 का मैट्रिक्स बना। अब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में हटा भी सकता हूँ, तो 0.05 इंटू एक्स हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो हमारे पास 2100 आएगा, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 0.07 एक्स हो गया, इक्वल 1800। अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, 0.05 एक्स में से माइनस कर दे 0.07 एक्स, तो माइनस का 0.2 एक्स हमारे पास बचता है। तो वो ये आएगा माइनस का 0.02 एक्स प्लस 2100 इक्वल 1800। मैंने कहा था कि अब हम आव्यूह का साइन हटा सकते हैं। ये 2100 उस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस का 300 बचता है, और ये माइनस का रहा। x इक्वल इस माइनस के 0.02 को हम अपॉन में ले आए, तो नेगेटिव से नेगेटिव हमारा पहले ही कैंसिल हो चुका है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, 1 2 2 जीरो आ गई। सॉल्व कर लें, ये हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास 15,000 रुपीज़ आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास 15,000 रुपीज़ आ गई। तो सेकंड जो मेरा पार्ट होगा, देखिए पहला हिस्सा मेरे पास 15,000 रुपये, तो दूसरा कितना होगा, 30,000 में से 15,000 माइनस करूंगा तो 15,000 ही बचता है। अब ये तो बात हुई ब्याज दर जब मेरे पास 1800 रुपये थी। अब उसने बी पॉइंट कहा जब कुल ब्याज दर 2,000 रुपये हो। तो क्वेश्चन में कोई खास चेंज नहीं होना। अब हमारे पास ए आर की वैल्यू 2,000 रुपये है, तो ए और आर इक्वल 2,000 रुपये। वही मल्टीप्लाई की मैंने, सॉल्व किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू बनती है माइनस का 0.02 एक्स, और ये 2000, और ये जहाँ 2100 जो था वो इस साइड आके माइनस हुआ, और ये माइनस के 100 हमारे पास बचता है। इससे इसको डिवाइड करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, फिर से 2 जीरो आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 50, और ये आएगा 5,000 रुपीज़। तो फर्स्ट पार्ट मेरा 5,000 आया, तो सेकंड पार्ट मेरा कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस 5,000, 25,000 रुपीज़। ये मेरा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये है प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आव्यूह बीजगणित का इस्तेमाल करना है। कुछ अलग अलग किताबें रखी हुई हैं 3 प्रकार की।
अब देखिए वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन हमें कहा गया है आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। पुस्तकों की संख्या देख लेते हैं। हमारे पास रसायन विज्ञान की पुस्तकें 10 दर्जन है। 10 दर्जन यानी कि 120 किताबें हो जाएंगी भाई। 10 दर्जन में, एक दर्जन में 12 किताबें हुई तो 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 120 आ गया। भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन है यानी कि 96 हो गई, और अर्थशास्त्र की 10 दर्जन है वो भी 120 किताबें हमारे पास हो गई, जिसे मैंने आव्यूह ए की फॉर्म में, एक रो के फॉर्म में लिखा। मैंने पहले बताया कि हम पहले आव्यूह को रो की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मुझे पहले और दूसरे की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एलिमेंट बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुल धनराशि ज्ञात करनी है, अलग अलग धनराशि नहीं ज्ञात करनी, कुल धनराशि। तीनों प्रकार की पुस्तकों को बेचने से जो कुल आएगी वो। फिर बात करते हैं इनके मूल्य की। तो पुस्तकों का जो मूल्य मुझे 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये दिया हुआ है क्रमशः। रसायन विज्ञान की 80, भौतिक की 60 और अर्थशास्त्र की 40। तो इसको मैंने आव्यूह आर बराबर एक कॉलम के रूप में लिखा है। ठीक है, तो प्राप्त धनराशि ए आर बराबर क्या हो जाएगी, ए इंटू आर। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट बनाएंगे, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 20,160, यानी कि कुल प्राप्त धनराशि हमारे पास 20,160 रुपये हो गई, और यही हमारा आंसर है। ये एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।